तो हेलो नमस्कार, केम छो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th। इसके पहले कि हम एक्चुअली वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। जब मैं 1 को 365 बार मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 1 की पावर 365 कितना होता है यार, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, 1 ही आएगा। अब इस 1 में मैं अगर 1% का इंक्रीमेंट दे दूँ तो ये हो जाएगा 1.01। अब इसे अगर हम 365 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है क्या आता है, 37.8 आता है। यानी कि सिर्फ 1% अपने एफर्ट में बढ़ाने से देख सकते हैं कितना चेंज आ रहा है। अब यही इसमें अगर मैं 1% की कमी ला दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.99। इसे अगर मैं 365 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है 0.03। यानी देख सकते हैं एक से कितना कम हो गया, क्योंकि यहाँ 1% कम किया गया था, एक बार नहीं, हर रोज पूरे 365 बार। तो कितना बड़ा चेंज आया। यहाँ 1% बढ़ाया गया था, एक दिन नहीं, हर एक दिन, हर एक 365 दिन। तो कितना बड़ा चेंज आया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम छोटा सा भी एफर्ट लगाएं, लेकिन अगर हर रोज लगाएं तो वो आपके बहुत काम का है। अब हमेशा कहते हो ना, इतनी तैयारी की थी, इतनी पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा नहीं गया। अब हमेशा कहते हो हर रोज़ तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी टाइम कम पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप जो एफर्ट दिखाते हो वो हर रोज़ नहीं दिखाते हो। शुरुआत तो अच्छी करते हो, लेकिन लास्ट तक नहीं लेके जाते हो उस एफर्ट को। बस यही एक गलती क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे कर बैठे हैं। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो टाइम है उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। अब कितने दिन बचे हैं? नवंबर के 15 दिन बचे हैं, दिसंबर और जनवरी बचे, यानी कि आपके पास 2.5 महीने बचे हैं और पहाड़ जैसा सिलेबस आपका वेट कर रहा है। तो कैसे होगा? अब सब में से बहुत सारे बच्चे हर रोज मैसेज करके यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब हम क्या करें? सबका सवाल एक ही है, क्या अब कुछ हो सकता है? तो जवाब है कि हाँ हो सकता है, लेकिन किसके चाहने से? मेरे चाहने से नहीं, सिर्फ तुम्हारे चाहने से। अगर आप सीरियसली चाहो, एफर्ट लगाओ तो बिल्कुल हो सकता। क्लास 12th में जैसे ही आप पहुंचे थे, आपने क्या सोचा था? जो गलती क्लास 11th में की थी वो अब नहीं दोहराना है। इस बार स्टार्टिंग से पढ़ना है, डे 1 से चालू करना है, एकदम अच्छे से शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के पढ़ना है। लेकिन क्या हुआ? फिर वही हुआ जो कि क्लास 11th में हुआ था। क्लास 11th की मार्कशीट तो भाई आपके कहीं काम नहीं आएगी ना, तो वहां जो हुआ तो वो तो चल गया। लेकिन क्लास 12th में क्या? क्लास 12th में पहाड़ जैसा सिलेबस है और सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। क्या इस 2.5 महीने में कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है कि आप 95% ला सकें? 95 नहीं, 90% या कम से कम 80% तो ऐसा तो लग सके कि यार हमारी जो ड्रीम्स है आगे के लिए, कम से कम हम उन ड्रीम्स के लिए एग्जाम के लिए अपियर कर सकें। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली यही बात पूछ रहे हैं कि अभी अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है यस, हो सकता है, लेकिन मेरे कुछ कह देने से या मेरे चाहने से या किसी के भी चाहने से नहीं, सिर्फ तुम्हारे चाहने से और सीरियसली एफर्ट लगाने से। अगर शुरुआत करनी है ना तो कल से नहीं, आज और अभी से करिए। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सबसे बेसिक गलती है वो क्या है? वो आपकी सबसे फंडामेंटल गलती ये है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है, आप उसमें से सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हो। सारा टाइम आप सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट को ही दे देते हो, लेकिन भाई आपके परसेंटेज तो सभी सब्जेक्ट को मिला के बनेंगे ना। तो स्टार्टिंग से ही हमारी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए। तो जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है ना बच्चों, हिंदी एंड इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन या आईपी, जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी आपको टाइम देना है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। उसको कंप्लीट करिए जितना भी टाइम वो मांगते हैं, और उसको भी बीच बीच में पढ़ते रहिए। एकदम से इग्नोर कर देंगे इन सब्जेक्ट को या फिर सिर्फ गैप में पढ़ेंगे तो वो बहुत इफेक्ट करेगा आपके ओवरऑल परसेंटेज में। तो उसको भी पढ़ते रहिए। तो ये तो बात हुई कंपलसरी सब्जेक्ट की। अब आपको ध्यान देना है सिर्फ 2 पॉइंट में, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर ये समझ लिए और फॉलो किए आगे एग्जाम तक उस रूटीन को जो आपने प्लान किया है, जो आपने शेड्यूल्स बनाए हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, कोई भी नहीं रोक सकता। तो कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथ्स का ब्लूप्रिंट लिख कर रखा है। और कैसे पढ़ना है, हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। की बात करें तो बच्चों आपको पता है कि आपके जो सिलेबस है उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपकी पहली यूनिट है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, 1 एंड 2 चैप्टर्स हैं। वेटेज है 8 मार्क्स का। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन से आने वाले हैं, और कुछ 2 या 3 मार्क्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी आ सकता है। तो ये आपकी पहली यूनिट है जिसका वेटेज है 8 मार्क्स। सेकेंड यूनिट आपकी अलजेब्रा है मैथ्स की, और जिसमें कि थर्ड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यानी कि 3rd एंड 4th चैप्टर्स हैं। वेटेज है 10 मार्क्स का, अच्छा खासा वेटेज है। बहुत ईजी टॉपिक है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आपको पता है, आपने पढ़ के रख लिया है गर्मी में। लेकिन
जैसे आप सडनली आपसे अगर कोई पूछे तो आप भूल चुके होंगे, इसलिए आप बीच बीच में थोड़ा सा इसे रिवाइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। मान लीजिए आपने एकदम से इग्नोर कर लिया और एग्जाम के जो गैप है उसमें पढ़ा, तो हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाए और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो दिस इज समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए या आपने रॉन्ग कर दिया, तो ये नहीं होने देना है। थर्ड यूनिट है आपकी कैलकुलस, यानी फर्स्ट पार्ट की जो कैलकुलस है, फर्स्ट पार्ट का कैलकुलस यानी कि आपका चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 प्री कैलकुलस, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, एंड फिर डिफरेंशिएशन चालू किया उन्होंने 5th चैप्टर में, और 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टोटल मिला के 17 मार्क्स इसका वेटेज बनता है। तो अगर ये है फर्स्ट पार्ट का कैलकुलस, अगर मैं इन सब को ऐड कर लूँ तो 35 मार्क्स आते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी फर्स्ट बुक का वेटेज है 35 मार्क्स। फिर हम आते हैं अपने सेकेंड बुक में। सेकेंड बुक वाला कैलकुलस जो है उसका वेटेज है 18 मार्क्स, जिसमें आपका चैप्टर 7 यानी इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, सब इस सेकेंड बुक के कैलकुलस में आते हैं। इसका वेटेज 18 मार्क्स है, अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन खूब पढ़ाई करनी होगी। और कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली यहाँ था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ है। आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस है स्टार्टिंग के कैलकुलस को, जो स्टार्टिंग का डिफरेंस है ना, वो समझना कितना इंपॉर्टेंट, ये हर मैथ स्टूडेंट जानता है। ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 मार्क का इसका वेटेज है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है इससे। और ये है आपका चैप्टर 12। बहुत चांसेस है, कई बार देखा गया है कि यहाँ से लोग केस स्टडी के क्वेश्चंस जो हैं वो दे देते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है, या तो वो लॉन्ग आंसर टाइप देंगे या फिर वो केस स्टडी भी दे सकते हैं। तो सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो जाने वाला चैप्टर है, तो इसे आप पढ़ के फ्री हो जाइए, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा रिवीजन में ही ये प्रिपेयर हो जाएगा, तो स्कोरिंग कह सकते हैं इसे। फिर आते हैं यूनिट 6 में वेक्टर एंड 3D। 10 इसमें है, यानी कि आपका चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर 10 में इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया है और उसे अप्लाई किया है 3D में, पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। और 2 से 3 दिन में आप ये दोनों चैप्टर्स कर सकते हो, तो स्कोरिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ फॉर्मूला याद कर लिए तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस यहाँ से ये लोग लेते हैं। और वेक्टर एंड 3D का वेटेज है 14 मार्क्स का। एंड लास्ट यूनिट जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपके 13 चैप्टर है, इसका वेटेज है 8 मार्क्स। और इस साल की प्रोबेबिलिटी अप्लाइड प्रोबेबिलिटी, ध्यान देने की जरूरत है, इसे पढ़ना पड़ेगा। और 8 मार्क्स वेटेज है। अगर हम लोग इन सब को ऐड कर लें, जो टोटल मार्क्स जो है 45 मार्क्स है फ्रॉम सेकंड बुक्स, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट बुक का वेटेज है 35 और सेकंड बुक का वेटेज है 45। लेकिन सेकंड बुक का सिलेबस भी ज़्यादा ही है। तो ये है आपके क्लास 12th के सिलेबस की कहानी कि भाई आपको कितना पढ़ना है। और एकदम स्टार्टिंग से एक नई शुरुआत कीजिए, तो फिर इसे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं यार पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ें, कैसे इतने कम टाइम में हम सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे अब तक आप बस पढ़े चले जा रहे थे और टाइम गंवाए पर चले जा रहे थे, वैसे तो काम नहीं बनेगा। कुछ सोचना होगा, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, तभी बात बन सकती है। तो पहले तो मैनेज योर टाइम, जितना भी टाइम है वो मैनेज करना है। अभी स्कूल्स चल रहे हैं, आप स्कूल भी जा रहे हो, आपका जो है मैक्सिमम टाइम वही चले जा रहा है, उसके बाद आपके पास जो बच रहा है उसे मैनेज कीजिए। उसमें आप कितना, कब और कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपको ही मैनेज करना है। हर एक का रूटीन अलग अलग होता है, तो कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं बना सकता। कोई बच्चे जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो सुबह स्कूल के पहले कुछ लोग 2 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई सुबह नहीं उठ सकते हैं, वो नाइट स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आप फिर रात को पढ़िए और सुबह आप स्कूल के टाइम के पहले ही उठिए। तो आपको कब क्या करना है, वो एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अब तक नहीं बनाए होंगे तो अभी बना लीजिए, क्योंकि अगर अभी भी नहीं बनाए तो इसे पूरी तैयारी नहीं कहा जाएगा। विदाउट टाइम टेबल यू कैन नॉट गो अहेड। सेकेंड पॉइंट है स्टडी एनसीईआरटी प्लस सैम्पल पेपर। देखिए बच्चों, मैं एक सच्चाई आपके सामने लाना चाहूँगी। जो हम कहते हैं स्टडी एनसीईआरटी, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मीम्स बना देते हैं कि यार टीचर्स तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोर्सेज लेके रखे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। लेकिन अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो अभी आपको लास्ट के 2 मंथ में फोकस करना है सिर्फ अपने बोर्ड्स की तरफ। तो उसलिए आपको अपने जो वहाँ के नोट्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ के, जो आपके पेंडिंग लेक्चर्स हैं उनको छोड़ के, जो आपको इतने बड़े बड़े टाइम टेकिंग लेक्चर्स है, फ़िलहाल के लिए आपको उन्हें छोड़ना होगा। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी हेल्प्स। एनसीईआरटी हेल्प का मतलब क्या है? एनसीईआरटी हेल्प का मतलब ये है कि कुछ सैम्पल पेपर्स हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस को। आप सैम्पल बुक्स देख सकते हो, सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। किसी से भी आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल का यूज़ करके प्रॉपरली पढ़ाई करनी होगी। तो इन दोनों का यूज़ सही तरीके से करिए। तो मैं जो कहना चाहती हूँ ये है कि यार बुक को इस टाइम पे आप अपना दोस्त बना लीजिए बुक्स को।
जितना हो सके बुक्स से पढ़िए, बुक्स का यूज़ करिए। अब सिलेबस के हिसाब से आपको इस बुक में इतने टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, ये टॉपिक आपके बचे हैं और इसमें मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके वीडियोस देख सकते हो। यानी आपको लाइव लेक्चर देखना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, जो भी आपको देखना है, जो आपको नहीं आ रहा है उसके आप देखिए। लेकिन ये नहीं कि आप 4-4 घंटे के अननेसेसरी वीडियोस देखे जा रहे हैं, टाइम की बर्बादी है मेरे हिसाब से ये, तो वो नहीं करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेट टारगेट्स, टेक योर ओन टेस्ट। भाई आपको आज के दिन पे, आज संडे है और आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बिना मुझे सोना नहीं है। ये एक टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे से टारगेट सेट करिए। डे वाइज भी आप टारगेट सेट कर सकते हो और एक हफ्ते का भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। जब तक आप टारगेट नहीं दोगे अपने आप को, आप नहीं पढ़ाई कर सकते। उसके बाद जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, अपना टेस्ट लीजिए, भाई मैंने क्या पढ़ा है। इस टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में, आपने सही तरीके से आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके बाद 4 पॉइंट में हर एक बच्चे को हमेशा ये कहती हूँ, ईट हेल्दी। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आप कुछ बहुत सीरियस सिकनेस का शिकार हो गए, तो सिंपली आपकी बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं होने दीजिए। आप जो भी खाइए हेल्दी खाइए और टेक इनफ वाटर, खूब पानी पीजिएगा। मतलब एटलीस्ट हेल्थ इशू इस टाइम पे ना आए आपको। और एट लास्ट मैं आपको एकदम एक मास्टर टिप देना चाहूँगी। अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है ना कि हम पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो आप एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका अपना सकते हो। क्या? आप अपने दोस्त को उस चीज़ को पढ़ा लीजिए जिसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप किसी को एक टॉपिक पढ़ा देते हो तो आपके दिमाग में इतना अंदर तक बैठ जाएगा वो, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसा करके देखिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कैसे पढ़ना है के बाद ये आपके 3 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट को फिजिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, तो फिजिक्स में याद रखिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसके समझने पे ही सब कुछ है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो उस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल कर लोगे, उस पे बेस्ड आप डेरिवेशन कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे? आप ट्यूटर का हेल्प ले सकते हो, वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, बुक्स से पढ़ सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप किसी तरीके से भी समझ सकते हो। अब उसके बाद डेरिवेशन की प्रैक्टिस आप खूब लिख लिख कर करिए। ये नहीं कि आप देख देख के कर रहे हो कि अच्छा ऐसे इसके बाद होने वाला। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन फॉर द डेरिवेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखिए। तो फिजिक्स का जो है, इस तरह से पढ़ने से अभी भी 90% आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर वो तब तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको आप पढ़ सकते हो। तो आपके जो 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर जो न्यू पैटर्न है, जैसे कि केस स्टडी हो गया आपका, फिर एमसीक्यूज हो गए, इस सब के लिए आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज फॉर फिजिक्स ऑल्सो एंड केमिस्ट्री, दोनों के लिए। फिर मैथ्स की बात करूँ तो 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिए जाते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज होती है। फिर आपके 50% क्वेश्चन जो है बाहर के हो सकते हैं, आरडी से हो सकते हैं, आरएस अग्रवाल से हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। अब वो कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? वो पास्ट ईयर पेपर्स आप जरूर लगा लीजिएगा। 8-10 साल में जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो भाई मैथ्स में कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू। लेकिन अच्छी बात यह है कि 50% क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी तो आप पहले ही सॉल्व करोगे, ये तो हर बच्चा जानता है। तो ये तो है पूरी कहानी कि भाई कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़िएगा और रेगुलर रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। हम फिर मिलेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना इन चीज़ों को फॉलो किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।